ओहो, चाय का इफेक्ट दिख रहा है सर, जबरदस्त। ओहो जबरदस्त। ओके, गुड मॉर्निंग। ओके, तो सर शेड्यूल 1 सेक्शन नंबर 7 सप्लाई। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 से सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए, बी और सी। क्लियर? हम पढ़ रहे क्लोज नंबर सी। क्लोज नंबर सी बोलता है कि all those transactions which are covered in schedule 1 of the CGST Act will be supply although it is without consideration. And at present there are 4 transactions. First, permanent transfer or disposal of the assets of the business where ITC has been availed. Second, supply of goods or service or both by a person to his related person or a distinct person in the course or furtherance of business. Third, supply of goods. क्या सर? Supply of goods by principal to his agent where agent undertake to supply the goods on behalf of principal. मतलब agent जो बिल देगा खुद का बिल देगा सर कस्टमर को। क्लियर? और सर supply of goods by agent to his principal where agent undertakes to receive the goods on behalf of principal. क्लियर? डन पूरा? ओके, पैरा नंबर 4। डेल के एजेंट वगैरह सब समझ में आपको? ये पूरा सर्कुलर था सर। क्लियर? जो मैंने आपको 3-4 केसेस में समझाए थे कि आप मेरा बिल इश्यू कर रहे हो, क्लियर, या अपना खुद के नाम पे बिल दे रहे हो सर। अरे हाँ है ना, ये भी पूरा सर्कुलर दिया है। एपीएमसी मार्केट का जो मैंने बताया आपको वो भी सर्कुलर में दे रखा है। ओके, ये सारे पॉइंट अपने उसमें कवर हो जाएंगे। सारे पॉइंट अपने आप रीड करोगे आपको लगेगा सब कुछ आता है। ओके बच्चों, बस आपका अप्रोच क्या होना चाहिए सर? हम सोल्व कर रहे हैं चीजों को, याद नहीं कर रहे हैं। ओके, बुक की लैंग्वेज याद नहीं करनी है आपको। बुक की लैंग्वेज बिल्कुल भी याद नहीं करना आपको। ओके, एंड आई विल गिव यू द क्वेश्चनर ऑल्सो। जो क्वेश्चनर इस बार बनाया है, एक सेपरेट बुक बनाई सर। जो मेन बुक है उसके अलावा क्वेश्चनर भी है। क्लियर? दैट क्वेश्चनर, इस बुक के अंदर भी क्वेश्चन अपने सफिशिएंट जो हर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चाहिए। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है एंड एमसीक्यूज, उस क्वेश्चनर मैंने आपको अलग से दे रखे हैं। ठीक है, तो बियॉन्ड दैट आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है एग्जामिनेशन पर्पज के लिए। बाकी जितना पढ़ो उतना कम होता है हमेशा। फॉर एग्जामिनेशन पर्पज मोर देन सफिशिएंट, ये जो अपनी बुक है वो। क्लियर? कुछ और नहीं देखना आपको। ओके बेटा, ठीक। ओके सर, सप्लाई शेड्यूल 1 पैरा नंबर 4। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन from his related person or his other establishment located outside India in the course or furtherance of business. I repeat, import of services. क्या सर? Import of services by a person from his related person or his establishment located outside India बट इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वो सप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल, आपकी एक ब्रांच यूएसए में, एक ब्रांच यहाँ पे है सर। यूएसए वाली ब्रांच से अगर आपने कोई सर्विसेज ली है जो बिजनेस रिलेटेड थी, ऑल दो विदाउट कंसिडरेशन, वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस होगी और सप्लाई होगा और जीएसटी लग जाएगा सर उस पर। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये। दूसरा रिलेटेड का, मान लो आपका कोई रिलेटेड पर्सन आउट ऑफ इंडिया सर, आपका ब्रदर है सर, और मान लो आप पे डिपेंडेंट है। मतलब क्या हो गया सर? वो रिलेटेड हो गया सर। उससे आपने कोई लीगल सर्विसेज ली है, कोई आपका क्लाइंट था, उसने कोई गड़बड़ करी आपसे और उसने लीगल नोटिस भेजा है वहां से। लीगल नोटिस ऑन रिकॉर्ड है सर। क्लियर? और आपके इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए दिया है उसने सर्विस। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज सप्लाई। अच्छा, अगेन देखना, रिलेटेड वर्ड काम आया, इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस लिखा होना कंपलसरी है। क्यों? वरना क्या होता, आपने भाई से बात कर रहे हो और आपने भाई को बोला भाई जिंदगी बर्बाद हो गया, समझे, और वो आपको ज्ञान बांट रहा है और इधर जीएस लगता जा रहा है सर। समझा मेरी बात? इसलिए इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का कितना इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है सर आपको? अरे क्लियर? तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन or any other branch या establishment located outside India, clear, in the course or furtherance of business is supply। और ऐसे केस में क्या लग जाएगा बच्चों? जीएसटी। पहले यह लिखा था टैक्सेबल पर्सन, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ टैक्सेबल पर्सन। अभी क्या लिख दिया? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन।
टैक्सेबल वर्ड को हटा दिया, टैक्सेबल पर्सन की जगह ओनली पर्सन। टैक्सेबल पर्सन का मतलब था अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड या लायबल टू बी रजिस्टर्ड। तो पहले जो पर्सन रजिस्टर्ड या लायबल टू रजिस्टर्ड था उसी के लिए ट्रांजेक्शन सप्लाई कहलाता था। अब क्या हो गया, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन। मान लो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, ना आप लायबल टू रजिस्टर हो, पर अगर आपने आपके रिलेटेड पर्सन से या अदर एस्टेब्लिशमेंट से सर्विसेज इंपोर्ट कर ली इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वो सप्लाई हो जाएगा, जीएसटी लगेगा। क्लियर, समझे मेरी बात? भले आप जीएसटी में रजिस्टर्ड थे या नहीं थे। अब जीएसटी कौन पे करेगा, कैसे पे करेगा, वो मेरा पॉइंट अभी नहीं है। वैसे बताता हूं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और आरसीएम में टैक्स पे करना होता है, तो रिवर्स चार्ज में आपको पहले टैक्स पे करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ता है। तो आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो भी जीएसटी लग जाएगा, और जीएसटी लग रहा है रिवर्स चार्ज कैसे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा। पर वो टॉपिक मेरा अभी नहीं है, रजिस्ट्रेशन और रिवर्स चार्ज मेरा टॉपिक अभी नहीं है, अननेसेसरी मैं आपको वहां डाइल्यूट नहीं करूंगा। ठीक है, क्लियर। अभी ये मान लो सप्लाई है, क्या है सर, सप्लाई। ठीक है, जब हम आरसीएम पढ़ेंगे, जब रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, तब ये पॉइंट सब अपने आप लिंक हो जाएंगे आपके सारे। ओके सर, डन। तो शेड्यूल 1 खत्म होता है। अब देयर आर 4 ट्रांजेक्शन। कितने सर? देखा जाए तो 4 लाइन है, पर टाइम कितना लगा समझ में आ रहा है सर आपको? आपको टाइम देना है, जल्दबाजी नहीं करनी सर। ओके, क्लियर। तो सर शेड्यूल 1 4 ट्रांजेक्शन, ऑल दो विदाउट कंसिडरेशन, फिर भी क्या है, सप्लाई। फर्स्ट क्या है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। आईटीसी नहीं लिया तो सप्लाई नहीं, गुड। सेकंड, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्या होगा सर, सप्लाई। क्लियर, पक्का। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, पर एनम, पर एम्प्लॉय 50,000 का गिफ्ट है तो सप्लाई नहीं होगा। पर मैंने अपने एम्प्लॉय को आईफोन दिया है तो 1 लाख रुपए का, वो तो एनीवे सप्लाई है ही नहीं। सप्लाई है तो बात करेंगे ना 50,000 की सर हम। क्लियर, डन सर। पैरा नंबर 3, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एंड वाइस वर्सा। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। पैरा नंबर 4, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, गुड्स नहीं बेटा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम हिज रिलेटेड पर्सन और एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज सप्लाई। पक्का सर, ये चारों ट्रांजेक्शन ऑल दो विदाउट कंसिडरेशन है, फिर भी क्या होंगे, सप्लाई होंगे। और सप्लाई तो क्या लग जाएगा सर, जीएसटी, फुल स्टॉप। क्लियर, डन सर। क्या चल रहा है, सप्लाई, सप्लाई सर। सेक्शन नंबर 7, सबसेक्शन 1। अब आप देखो वापस से सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 को देखना। सप्लाई इंक्लूड्स, क्लोज नंबर 1 है, ऑल फॉर्म सप्लाई वगैरह, बट इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन प्लस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्लोज नंबर बी, कोई बात नहीं, बिजनेस के लिए नहीं है चलेगा, पर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। क्लोज नंबर सी, कोई बात नहीं, कंसिडरेशन नहीं है तो भी चलेगा। आप समझे मेरी बात? क्लियर। अगर कंसिडरेशन भी है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है, तो क्लोज ए में कवर हो गया। कंसिडरेशन है पर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं, पर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, तो क्लोज बी में आ गया। और कोई बात नहीं, कंसिडरेशन भी नहीं है, तो 4 ट्रांजेक्शन कहां कवर हो गए, पर अगर इन तीनों में कवर नहीं तो सप्लाई नहीं है। क्लियर, इन तीनों में कोई ट्रांजेक्शन कवर नहीं तो सप्लाई नहीं। एग्जाम्पल दू, एग्जाम्पल दू, मान लो मैंने मार्केट मैन्युफैक्चर किया, तो करो रे, मैंने हर ब्रेक में बताना पड़ता आपको, मैंने मार्केट मैन्युफैक्चर किया और ये मार्केट मैन्युफैक्चर करके मैंने फ्री सैंपल दे दिया आप लोगों को, फ्री सैंपल गुड्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोगों को, मेरे रिलेटेड पर्सन नहीं थे। क्लियर, क्या है, सप्लाई है क्या, दिस इज द क्वेश्चन। अब पता है जैसे ही क्वेश्चन है ना, माइंड ब्लैंक, क्या पता या तो होगा या नहीं होगा। तो अब मैं ये बता रहा हूं कि आपको किस तरह से सोल्व करना है चीजों को सर। ऐसे सिचुएशन जब आती है ना, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सप्लाई है या नहीं, तो अब आप एकदम ब्लैंक हो जाता माइंड, अरे है या नहीं क्या पता। बुक से पढ़ा होगा तो याद आ जाएगा, बुक से पढ़ा नहीं होगा तो कैसे करोगे, वो बता रहा हूं मैं आपको क्या करने का। सेक्शन 7 में जाने का, सब सेक्शन 1 में गए, पहले देखो क्लोज ए में कवर है क्या, फ्री सैंपल दिया है, फॉर अ कंसिडरेशन ही नहीं, खत्म, इसमें कवर नहीं है। क्लोज बी में क्या था, इंपोर्ट ऑफ सर्विस था, हटाओ। क्लोज नंबर सी में देख लो शेड्यूल 1 में कवर है या नहीं है। फर्स्ट क्या था,
अब इसमें चारों ट्रांजेक्शन देखो, आराम, जल्दी मत करो, आराम से। क्या होगा कि थोड़ा सा आप 2-3 बार इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे ना सर, उसके बाद आपका आंसर फास्ट आएंगे सर। फर्स्ट टाइम से फास्ट आंसर नहीं आएंगे, 3-4 बार ये पूरी साइकिल घूमेगी माइंड में, तो फिर क्या फास्ट एकदम फटाफट प्रोसेस होगा। फर्स्ट क्या है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द बिजनेस एसेट्स वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। आपने तो खुद ने मैन्युफैक्चर किया है, क्लियर। आपने को इस पे परचेस करके आईटीसी तो लिया नहीं सर आपने, उसमें कवर नहीं हो रहा है। सेकंड है क्या, रिलेटेड पर्सन को दिया है, क्या रिलेटेड को नहीं दिया सर, डिस्टिंक्ट पर्सन को नहीं दिया है, प्रिंसिपल टू एजेंट भी नहीं है, और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन भी नहीं है। मतलब सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर ए बी और सी कहीं कवर नहीं है, मतलब सप्लाई नहीं, खत्म। ऑथेंटिक आंसर आया, क्लियर। तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आया लाइफ में, ऑथेंटिक अगर आपको आंसर चाहिए, क्लियर, विथ कॉन्फिडेंस, तो आंसर ऐसे ही निकालना है आपको सर, कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए। ओके बच्चों, डन। तो सर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर डी, जो मैंने लिख के काटा था सर, हाँ है ना, यहां पे लिखा था, देखना मैंने क्यों लिखा और क्यों काटा, मैं समझाता हूं। मान लो ये कट नहीं हुआ है, ओके बेटा। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर डी बोलता है वो सारे ट्रांजेक्शंस, ऊपर लिखा है सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई इंक्लूड्स वो सारे ट्रांजेक्शंस विच आर कवर्ड इन शेड्यूल 2 ऑफ द CGST एक्ट will be treated either a supply of goods or a supply of service. Actually क्या था, there are some transactions जिनमें कंफ्यूजन था कि सप्लाई तो है, पर ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट सर्विस, आप रेस्टोरेंट जाते हो, खाना खाते हो सर, या कुछ पीते भी होंगे खाने, अरे जिस पे आप हंस रहे हो उस पे तो GST नहीं है रे सर। सर चाय की बात कर रहा हूं, जूस की बात कर रहा हूं आपसे, सुनना। ओके सर, सरकार अब जो रेस्टोरेंट है, मान लो आपने खाना मंगाया, सब्जी मंगाई, तो बताओ वो गुड्स है या सर्विस है। उसने 100 रुपए का सब्जी दिया आपको, दाल मंगाई, दाल फ्राई ₹100, चलो गुड्स है या सर्विस है। आपने सर्विस खाई कि तो देयर वाज अ कंफ्यूजन, क्लियर। जब पहले सर्विस टैक्स और वेट हुआ करता था, तो 100 रुपए की दाल को 2 पार्ट में डिवाइड किया इन्होंने, कि इतना पोर्शन गुड्स है, इतना पोर्शन सर्विस है, इतने पोर्शन पे वेट लगेगा, इतने पोर्शन पर सर्विस टैक्स लगेगा। अब गुड्स हो या सर्विस टैक्स हो, मर्ज हो गया सर, क्लियर। पर देयर आर सम प्रोविजंस व्हिच अप्लाइज ओनली ऑन गुड्स, देयर आर सम प्रोविजन व्हिच अप्लाई ओनली ऑन सर्विसेज, सो देयर इज अ नीड। जैसे आपने पढ़ा कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर लगेगा क्या, कस्टम, इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर GST, हाँ है ना, तो गुड्स है कि सर्विस है, डिफाइन तो करना पड़ेगा ना सर। टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस, गुड्स के लिए अलग है, सर्विसेज के लिए प्रोविजन अलग है। प्लेस ऑफ सप्लाई हम पढ़ेंगे बाद में, गुड्स के लिए अलग है, सर्विसेज के लिए अलग है। सो देयर आर मेनी गवर्निंग प्रोविजंस व्हिच आर डिफरेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज। टैक्स तो एक ही, नो डाउट GST, पर गवर्निंग प्रोविजन अलग अलग है गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए। दैट्स व्हाई डिफाइन करना पड़ेगा जहां झगड़े होंगे कि ये गुड्स है या सर्विस है। तो जहां पे डिफाइंड झगड़े थे कि ये तो हो चुके झगड़े, तो आगे झगड़े नहीं हो, तो क्लियरिटी के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उन डिस्प्यूटेड पॉइंट्स को शेड्यूल 2 में डाल दिया और बोल दिया ये ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, ये ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, दिमाग खराब मत करना, क्लियर। वो क्यों डाला शेड्यूल 2 में, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ क्लेरिफिकेशन, हाँ है ना। पर क्या हो गया, एक ड्राफ्टिंग एरर हो गया गवर्नमेंट से। कैसे हो गया ड्राफ्टिंग एरर, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर डी में लिखा हुआ है पॉइंट। अब सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 के ऊपर क्या लिखा है सर, हेडिंग, तो सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर डी वाले पॉइंट भी। तो मान लो कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है एक्सेप्शनल जो इन तीनों में कवर नहीं है, जो इन तीनों में कवर नहीं हो रहा है, पर शेड्यूल 2 में वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ गया, तो वो भी सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा सर, क्योंकि ऊपर लिखा सप्लाई इंक्लूड्स, हाँ है ना। तो सर इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट ये नहीं था, इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट शेड्यूल 2 के अंदर नए ट्रांजेक्शन लाना नहीं था। इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट, पर्पज ऑफ दिस पॉइंट वाज जस्ट टू क्लेरिफाई द ट्रांजेक्शन विच आर ऑलरेडी सप्लाई, सप्लाई तो है पर डिस्प्यूट था गुड्स है या सर्विस है। पर कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे थे जो शेड्यूल 2 में आने की वजह से सप्लाई के स्कोप में आ रहे थे, ऑल्दो ABC में कवर नहीं थे, इसलिए रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया गवर्नमेंट ने, क्लोज डी को किया डिलीट और इसको सब सेक्शन 1A बना के डाल दिया।
और सबसेक्शन 1A में लिख दिया द ट्रांजेक्शंस विच आर सप्लाई एज पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1. क्या बोला सर? द ट्रांजेक्शंस और एक्टिविटीज विच आर सप्लाई एज पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 विल बी ट्रीटेड इधर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल नंबर 2. मतलब डी से हटा दिया, शेड्यूल 2 में कोई चेंज नहीं किया. शेड्यूल 2 जो शुरू में था वही अभी है. और रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ मतलब 1 जुलाई 17 से इसको अप्लाई कर दिया और बोल दिया क्या, ये जस्ट क्लैरिटी के लिए दिमाग खराब मत करना, इसमें कोई ट्रांजेक्शन एक्स्ट्रा आ रहा है जो सप्लाई नहीं है तो सप्लाई ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो जाएगी. गुड्स और सर्विस की बात क्या करें इसमें हम. क्लियर? तो सर अब कंक्लूसिवली बात करूं तो क्या हो गया सर? भी अभी सबसेक्शन 1A में कवर ही है और सबसेक्शन 1A क्या बोलता है, अगर कोई ट्रांजेक्शन, क्या बोला सर, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 में कवर है, क्लियर, तो ही बात करेंगे शेड्यूल 2 की. और शेड्यूल 2 में कोई ऐसा ट्रांजेक्शन आ जाए जो सबसेक्शन 1 में कवर नहीं हो रहा तो वो सप्लाई है ही नहीं, दिमाग खराब करना ही मत. क्लियर? तो जो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी सप्लाई है उन ट्रांजेक्शन में कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे थे जहां डिस्प्यूट था कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, उनको शेड्यूल 2 में लिख के डिफाइन कर दिया कि दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस. क्लियर? पक्का? डन. तो सर शुरू करें क्या शुरू करें? शेड्यूल 2. तो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज डी हट गया, 1A आ गया. 1A में क्या लिखा समझ में आया आपको? अब क्या शुरू करें हम? आवाज नहीं आ रही ओए. ओके, शेड्यूल 2 में देर आर 7 पैराज. 7 पैरा बेटा, बुक्स में मत देखो आप, भले ध्यान दो, मस्त एकदम याद करके भेजूंगा, ये मेरी गारंटी आपसे. ओके सर, आपसे अगेन रिक्वेस्ट, जो मैंने कल भी बोला था आपसे, आपको सेम डे पढ़ना है. ठीक है, सेम डे जो पढ़ेंगे उनको रियलाइज हो जाएगा कि मैं क्या बात कह रहा हूं आपसे. क्लियर? आप एक बार सेम डे पढ़ोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखना, कुछ नहीं और कुछ नहीं, आपको नया पॉइंट एक भी नहीं मिलेगा. क्लियर? पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही हो जाएगा सर. ओके ठीक है सर, दे देना. और आप अगर सेम डे पढ़ के आओगे तो मैं 5-6 दिन बाद आपसे बात करूंगा कि क्या रिजल्ट रहा. क्लियर? इस क्लास का वो आपको अभी नहीं बोलूंगा, अभी बोलूंगा तो ऐसा लगेगा कि कुछ भी बोल रहा है. आप उसको रियलाइज करेंगे फिर मैं बोलूंगा उसके बारे में कि आपने जो पढ़ा उससे क्या हुआ. ओके सर, सुनो ध्यान से. शेड्यूल 2 पैरा 1 इज रिगार्डिंग गुड्स. फर्स्ट, अच्छा पता है शेड्यूल 2 क्यों है वापस बताना सर? उन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन को क्लेरिफाई करने के लिए कि सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस. तो ये क्लेरिफाई करने के लिए आया ना सर. तो थोड़ा सा अगर हम लॉजिकली सोचेंगे ना तो आप भी मुझे आंसर दे पाएंगे. चलेगा? तो एक काम करते, मैं नहीं पढ़ाता हूं, आपसे पूछता हूं और आप मुझे जवाब देना सर. खत्म, अपने आप याद हो जाएगा सर आपको. ओके फर्स्ट, अच्छा कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आएगा राइट डाउन शेड्यूल 2. आप बात समझो, दिस इज सीए फाइनल. तो आपको मगअप नहीं करना है सर, चीजों को समझना है, सोल्व करना है. ओके सर, फर्स्ट मैंने आपको गुड्स बेच दिया, मैंने आपको गुड्स बेचा, बताओ क्या है? सप्लाई तो है. सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है? आवाज नहीं आ रही सर. दैट्स इट सर. पैरा 1 में 3 पॉइंट है. फर्स्ट है ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन एनी गुड्स. टाइटल मतलब ओनरशिप इन एनी गुड्स इज सप्लाई ऑफ गुड्स. खत्म. सेकंड सर, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन एनी गुड्स इज सप्लाई ऑफ गुड्स. खत्म. सेकंड, ट्रांसफर ऑफ राइट इन यूज और अनडिवाइडेड शेयर्स इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. मैंने क्या किया? ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी, टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, मैंने राइट टू यूज दिया, राइट इन यूज दिया, अनडिवाइडेड शेयर दिया बेटा. हाँ है ना? क्लियर? सर मैंने आपको रेंट पे दिया, लीज पे दिया, बताओ क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है? सप्लाई ऑफ सर्विस. डन. क्लियर? ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन एनी गुड्स, ओनरशिप क्या है? गुड्स. क्लियर? सप्लाई ऑफ राइट टू यूज इन एनी गुड्स, राइट इन यूज. क्लियर? या फिर अनडिवाइडेड शेयर्स इन गुड्स, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया, क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस. थर्ड, चलो एक और पूछता हूं सर, सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर पेमेंट इज बीइंग मेड इन इंस्टॉलमेंट. पेमेंट किसमें कर रहे हो सर आप पेमेंट मुझे इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो. वेयर ओनरशिप शैल पास ऑन अ फ्यूचर डेट. क्या लिखा सर? वेयर ओनरशिप शैल पास ऑन अ फ्यूचर डेट. बताओ क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है?
जब आप हर इंस्टॉलमेंट मुझे पे कर रहे हो, वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है? सप्लाई ऑफ गुड्स। क्लियर? क्योंकि ओनरशिप शेल ट्रांसफर होना फ्यूचर डेट। भले आप पेमेंट मुझे अभी आप इंस्टॉलमेंट बेस पे कर रहे हो, जैसे हायर परचेज हो गया। हायर परचेज में क्या होता है, आप मुझे पेमेंट इंस्टॉलमेंट कर रहे हो, पर वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्योंकि ओनरशिप शेल पास ऑन अ फ्यूचर डेट अपन आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट। सर हाँ है ना? ओके चलो, ये पैरा 1 खत्म हो गया सर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अब आपको अप्लाई करना है, चलेगा? चलो सर, फाइनेंस लीज, मैंने कोई गुड्स आपको दिया ऑन फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज क्या होता सर? सर आफ्टर द एंड ऑफ द लीज पीरियड आपके पास ऑप्शन है कि आप ओनरशिप ले सकते हो सर। चलो इसको और मैं न्यूमेरिकल फिगर देता हूं। चलो, मैंने आपको गुड्स दिया लीज पे, फाइनेंस लीज पे। एवरी मंथ you'll have to pay me rupees 10,000 is lease amount. At the end of the lease period, you have the option कि मेरे को 25,000 रुपये और देना, कितना? 25,000 रुपये, और ओनरशिप आपकी। क्लियर? ये डील है सर। बताओ, ये फाइनेंस लीज सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्या है सर? एवरी मंथ यू आर पेइंग रुपीज 10,000 टू मी, वो 10,000 रुपये क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है? सप्लाई ऑफ गुड्स। अच्छा, सप्लाई ऑफ गुड्स क्यों है? अच्छा एक बात और, एक उससे पहले मैं बात कर रहा हूं, इट्स नॉट एसेंशियल कि आपका आंसर सही ही हो। मैंने क्या माना है, आपको कुछ भी नहीं आता है, जो आंसर आप दे रहे हो बोनस ही है सर। आंसर गलत हुआ अगर आपका, सही हो जाएगा। आए किस लिए हम यहाँ पे? इसलिए तो आया सर। ठीक है, तो अगर आपका आंसर गलत हो कभी भी, डोंट गेट डीमोटिवेटेड। ठीक है, आंसर जैसे ही गलत हो, उसको मैंने जैसे सही किया, यस, आज जिंदगी में एक स्टेप आगे बढ़ गए, मजा आ गया, क्लास आने का पर्पस पूरा हो गया। सर ध्यान देना, हमेशा पॉजिटिव माहौल बनना चाहिए, नेगेटिव नहीं सर। और यार गलत हो गया, उससे क्या नेगेटिविटी फैलती है? नेवर सर। आप यहां मोटिवेट होने के लिए आए हो। क्लियर? मैं ये प्रूव करने नहीं आया देखो मेरे को कितना आता, आपको नहीं आता, ऐसा नहीं है सर। मैं ये प्रूव करने आया देखो अब आपको कितना आ गया है, दैट्स इट। क्लियर? दिस इज द पर्पस ऑब्वियसली सर। और जो भी मैं हूं आपकी वजह से हूं सर, और क्या है? अरे सो लिटरली स्पीकिंग, मैं फर्स्ट डे बोलता हूं हमेशा, आपको कुछ भी नहीं आता है, कोई भी मेरा बैच हो। क्लियर? उसका पर्पस ये है, अगर मेरे पढ़ाने के बाद भी आपको नहीं आया तो आपको टेंशन नहीं है, टेंशन मेरी है वो। क्लियर? आपको नहीं आता इसलिए आप यहाँ पे आए हो। ठीक है, आपका आंसर गलत हुआ चलेगा, इट्स नॉर्मल, गलत होना था वो तो, सही करना मेरा काम है। ओके, सो ऐसा नहीं सोचना कि यार गलत हो गया, गलत हो सकता है। ठीक है सर, चलो बात करते हैं हम फाइनेंस लीज पे। मैंने अगर आपको गुड्स दिया है, बताओ क्या सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है? 10,000 रुपए जो आप हर महीने में को दे रहे हो, गुड्स। क्यों गुड्स? क्योंकि वहां पे ओनरशिप ट्रांसफर होगी, कंफर्म है? अगर कंफर्म होता तो गुड्स होता, वेयर ओनरशिप शेल ट्रांसफर ऑन अ फ्यूचर डेट। क्या फाइनेंस लीज में ओनरशिप शेल ट्रांसफर ऑन अ फ्यूचर डेट? हायर परचेज में यस। इसलिए फाइनेंस लीज हो या ऑपरेटिंग लीज हो, दैट्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो एवरी मंथ 10,000 रुपीज आप मुझे पे कर रहे हो, दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। पर हां, एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड अगर आपने मेरे को 25,000 रुपये देकर गुड्स परचेज कर लिया, तो 25,000 वाला ट्रांजेक्शन जो होगा, दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन ऑफ रुपीज 25,000 विल बी सप्लाई ऑफ गुड्स। एवरी मंथ यू आर पेइंग 10,000 इज सप्लाई ऑफ सर्विस। हायर परचेज में एवरी इंस्टॉलमेंट इज सप्लाई ऑफ, हायर परचेज में एवरी इंस्टॉलमेंट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। क्लियर? डन सर। शेड्यूल 1 पैरा 1 खत्म होता है। अब खत्म। मैंने क्या बोला सर? हर पॉइंट का आपको इस तरह से पढ़ना कि यू आर अ कंसल्टेंट, दैट्स इट। कोई भी कैसा आना चाहिए। ऑपरेटिंग लीज बताओ क्या है? ऑपरेटिंग लीज क्या है सर? सर्विस, दैट्स इट। ओके, शेड्यूल 1 3, शेड्यूल 2 पैरा 1 3 ट्रांजेक्शन वापस बोलता हूं मैं। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन एनी गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स। क्लियर? राइट इन यूज दिया है, अनडिवाइडेड शेयर्स इन गुड्स दिया है, विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस। और थर्ड, where you are making payment to the supplier in installment where ownership shall pass on a future date upon payment of all the installment that is a supply of goods. Clear बच्चों? Done. Para number 2,
आंसर आप देंगे अगेन, अच्छा बुक्स में मत देखना है ना बेटा, वरना आंसर आप दे नहीं पाए, आपका माइंड नहीं चल पाएगा उसमें। सर मैंने कोई लैंड, जमीन आपको लीज पे दी, लाइसेंस पे दी, रेंट पे दी, ईजमेंट राइट दिए मान लो, बताओ क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस या गुड्स? सप्लाई ऑफ सर्विस, खत्म, डन। उसी में सेकंड पार्ट है, मैंने कोई बिल्डिंग, ये क्लासरूम फॉर एग्जांपल, ये बिल्डिंग मैंने आपको रेंट पे दी, लीज पे दी, लाइसेंस पे दी, ईजमेंट राइट दिए, बताओ क्या है? आवाज नहीं आ रही है? सप्लाई ऑफ सर्विस, क्लियर, पक्का, भली कमर्शियल पर्पस था, रेजिडेंशियल था, जो भी पर्पस था, सप्लाई ऑफ सर्विस, क्लियर, ओके, डन। पैरा नंबर 3। अच्छा इसमें एक सर्कुलर भी आएगा टेनेंसी प्रीमियम वाला, वो बात करूंगा बाद में आपसे, ठीक है सर, वो लास्ट में मैंने दिया हुआ है। ओके सर, पैरा नंबर 3, आपने, मैंने मान लो आपको कोई गुड्स दिया, मैंने आपको कोई गुड्स दिया, उस गुड्स पे आपने रिपेयरिंग किया, जॉब वर्क किया, कोई पेंटिंग करी, और वो काम करके मेरे को दे दिया आपने मेरे से उसके लिए कोई चार्ज लिया, बताओ क्या है? सर्विस या गुड्स? आपने मेरे को गुड्स बेचा या सर्विस दी है? पक्का, डन। तो ये ट्रीटमेंट ऑन गुड्स गिवन बाय समबडी एल्स, किसी और की गुड्स पे आपने कोई ट्रीटमेंट किया है, कोई प्रोसेस किया, तो इट्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस, जैसे जॉब वर्क हो गया, रिपेयरिंग हो गया, कुछ भी काम हो गया सर, ओके डन। ये पैरा 3 खत्म। पैरा नंबर 4 टफ है क्या सर? पक्का, डन। पैरा नंबर 4, पता है टफ कुछ भी नहीं है, टफ केवल एक चीज है जो आपको समझ में नहीं आया, बाकी कुछ भी टफ नहीं है, क्लियर। अगर आपको टफ लगेगी तो आप दुनिया को क्या समझाओगे सर? कुछ टाइम बाद आपको दुनिया को एडवाइस देनी है यार, समझे मेरी बात? अगर आपको, ध्यान देना बेटा, कोई भी टॉपिक आपको अगर इजीली समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान देना, हम उसके कंसल्टेंट कभी नहीं बन पाएंगे, सीए नहीं बन पाएंगे उसके, क्लियर। इसलिए आपको टॉपिक हमेशा इजी ही लगना चाहिए। हाँ टेक्निकल हो सकता है, टेक्निकल हो सकता है, और टेक्निकल टॉपिक को आप इजीली सोल्व करोगे तो ही तो चार्टर्ड वर्ड आएगा आगे, वरना अकाउंटेंट में बहुत सारे हैं, क्लियर सर, ध्यान देना, इसलिए आपके लिए इजी होना चाहिए पॉइंट। ओके सर, मेरा पॉइंट आपसे ये, पैरा नंबर 4 इज रिगार्डिंग बिजनेस असेट, अनिकेत, इट्स रिगार्डिंग बिजनेस असेट्स। पैरा 1, अच्छा आप बताना सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द assets of the business, whether or not for a consideration on the direction of the person who is carrying on the business। जो बिजनेस कर रहा है उसकी डायरेक्शन पे आपने क्या कर दिया? उन असेट्स को, बिजनेस के असेट्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द असेट्स ऑफ द बिजनेस, वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन, बताओ क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है? परमानेंट ट्रांसफर, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द असेट्स ऑफ द बिजनेस क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स ना सर, मैंने एसी भेज दिया, क्या है? परमानेंट ट्रांसफर। टेम्पररी दिया है क्या सर? पहले क्या पढ़ा है, कुछ आता है छप छोड़ दो, पहली बार पढ़ रहे हैं तो लाइफ में, क्लियर। ओके इधर ध्यान। ओके सर, मैंने अपने ऑफिस के असेट्स को बेच दिया, डोनेट कर दिया, क्या है? गुड्स दिए ना बेटा यार, क्लियर, समझे मेरी बात? ओके, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द असेट्स ऑफ द बिजनेस, clear, on the direction of the person who is carrying on the business, whether or not for a consideration is a supply of goods, clear। अब पता देखो यहां पे ये नहीं लिखा है where ITC has been availed, लिखा है क्या पे? अब बताओ, मान लो किसी एसेट पे आपने आईटीसी नहीं लिया, किसी एसेट पे आपने आईटीसी नहीं लिया और उसको आपने परमानेंट ट्रांसफर कर दिया विदाउट कंसिडरेशन, बताओ सप्लाई है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 में कवर ही नहीं हो रहा है। तो जब वो सप्लाई ही नहीं है तो शेड्यूल 2 की बात ये झगड़े थे सर, इसलिए क्लोज नंबर डी से हटा के 1A में डाला इसको। अब बात समझ में आई आपको? मैं उस टाइम एग्जांपल नहीं दिया आपको जानबूझ के, क्योंकि आपने शेड्यूल 2 पढ़ा ही नहीं, मैं एग्जांपल कैसे देता आपको उस टाइम पे? अभी समझ में आया? यहां पे गवर्नमेंट ने क्या नहीं लिखा है? वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। तो क्या होता सर, शेड्यूल 1 में कवर है क्या? जहां आईटीसी लिया वही सप्लाई होगा, और यहां लिखा जहां आईटीसी वो नहीं होगा, कुछ लिखा ही नहीं, तो वो भी सप्लाई होगा। तो मतलब क्या रहा उस पॉइंट का सर? इसलिए क्लोज नंबर डी से हटा के 1A में डाला, और 1A में डाला इसका मतलब क्या होगा? वो अगर सप्लाई होगा तो ही यहां बात करेंगे, अब वो सप्लाई ही नहीं है, बात ही खत्म होगी सर, क्लियर, पक्का। अच्छा हाँ, आपने परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस क्या होता? फॉर अ कंसिडरेशन, तो वैसे ही क्लोज नंबर ए में कवर होता है सर 7(1)(a कि इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फॉर अ कंसिडरेशन सप्लाई, वैसे भी है सर। विदाउट कंसिडरेशन अगर है तो आईटीसी लिया तो ही सप्लाई, अदरवाइज सप्लाई नहीं है, डन। पर सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सर्विस है?
ओके, शेड्यूल 2 पैरा नंबर 4 क्लॉज नंबर ए था. आई रिपीट, परमानेंट ट्रांसफर. क्या लिखा सर? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस ऑन द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन हु इज कैरिंग ऑन द बिजनेस वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन इज सप्लाई ऑफ गुड्स. ओके, सेकंड इसी के अंदर, सर मैंने अपने बिजनेस के एसेट्स किसी पर्सन को यूज करने के लिए दे दिया अदर देन फॉर बिजनेस. चलो एग्जांपल लेता हूं मैं. मान लो मैंने अपने बिजनेस के एसेट्स, ये माइक सिस्टम, ये कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह, ये अपने घर ले गया और घर पे बैठ के गेम खेल रहा हूं मैं इन पे पर्सनल यूज के लिए. सर समझना मेरी बात को. मैंने बिजनेस का एसेट लिया, बिजनेस में काम ले रहा हूं मैं इसको, क्लियर, और 2 दिन के लिए घर ले गया. सर टेम्पररी ट्रांसफर. क्या लिखा सर? टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन हु इज कैरिंग ऑन द बिजनेस. बताओ क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है? सप्लाई ऑफ सर्विस है. पक्का बच्चों? तो सर चलो 1-2 क्वेश्चन मेरा आपके लिए, 1-2 क्वेश्चन मेरा आपके लिए पूछ लो सर. चलो सर, क्या नाम सर? रोहन. रोहन ने क्या किया सर? अब सर जो बात कर रहा हूं उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना सर. ये किसी कंपनी के एम्प्लॉई है या इनकी खुद की कंपनी सर. इन्होंने क्या किया, ऑफिस के लैपटॉप को घर ले गया और घर जाके 2 मूवी देख ली सर. ऑफिस का लैपटॉप जो ऑफिस में काम आता है सर, घर ले गया और घर पे 2 मूवी देख ली. बताओ क्या है? लैपटॉप इसने ऑफिस का यूज लिया है और मूवी देख के 2 दिन और सर मॉर्निंग वापस ऑफिस. यस सर. बताओ क्या है? दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस. समझे? ये मानेंगे कि ऑफिस वालों ने आपको घर पे पर्सनल यूज के लिए रेंट पे दिया है. क्लियर? एंड दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस. उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा. बहुत सारे लोग टेंशन में आ गए कि हम तो सर रोज ही सर, और कुछ लोगों को तो शर्म भी आ रही है बोलते हुए. सर अब पॉइंट ये है सर हमने तो कभी जीएसटी पे ही नहीं किया. तो इसका मतलब ये तुमने जीएसटी पे नहीं किया तो लॉ में चेंज कर दे. आप बात समझना, लॉ में क्या लिखा है? सप्लाई ऑफ सर्विस है. आप पे नहीं करो इसका मतलब ये नहीं कि सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है. क्लियर? अच्छा, तो माइंड में पॉइंट आया सर, ऑफिसर को पता कैसे पड़ेगा? तो चोर कौन होता है सर? जो पकड़ा जाए. समझ में आई मेरी बात? तो इसीलिए सिंह से इग्नोर हो जाते हैं बात. इसका कोई एविडेंस नहीं होता है. ऑफिसर इतना डेप्थ में नहीं जा सकता है, इसलिए सप्लाई में कवर प्रैक्टिकली लोग नहीं कर पाते हैं. अदरवाइज एज पर लो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है. क्लियर? तो आप में बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे सर फिर प्रैक्टिकल कोई एग्जांपल तो डिपार्टमेंट पकड़ेगा. थोड़ा थ्योरी थोड़ी पढ़ना, केवल प्रैक्टिकल होना चाहिए ना सर. दो एक शानदार एग्जांपल. वीरेंद्र तो फिर मैं क्या करूं यार. ओके, इनकम टैक्स का असेसमेंट हुआ आपका सर, और मान लो किसी असेट पे प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन उसने डिसअलाउ कर दिया. प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन क्या कर दिया, और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अपील फाइल नहीं करी. अच्छा, उसने प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन क्यों डिसअलाउ किया? अगले दिन डिपार्टमेंट खड़ा हो जाएगा जीएसटी वाला, लाओ भाई जीएसटी दे दो. क्यों? ये रहा पैरा शेड्यूल 2 पैरा 4 क्लोज बी क्या बोलता है? टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस ऑन द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन हु इज कैरिंग ऑन द बिजनेस वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस. क्लियर? समझे? ध्यान रखना, ये बहुत भारी पॉइंट है जो अभी तो इंडस्ट्री के सामने आए नहीं है. लोग समझ ही नहीं पाए इन पॉइंट्स कब तक. क्लियर? दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट सर. समझ में आया क्या पॉइंट? अच्छा, लॉजिकली भी है या नहीं सर? आप बताओ. चलो आप अपने एंगल से मत सोचो, गवर्नमेंट एंगल से सोचो. लॉजिकल है या नहीं सर? भाई आप बिजनेस के गुड्स है, बिजनेस में आप क्रेडिट ले जा रहे हो, बिजनेस के नाम पे लिया आपने, और पर्सनल यूज में ले रहे हो. मतलब क्या है? इंडिविजुअल लेवल पे आप काम ले रहे हो उसको, तो सप्लाई और रेंट बनेंगे ना सर उसको, एक सप्लाई और सर्विस. अरे क्लियर? डन. तो सर यस बच्चों, यहां पर जो आपने शेड्यूल 2 पैरा 4 क्लोज ए और क्लोज बी पढ़ा है, यह एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है. यहां पे अभी जो आपने वर्ड पढ़े उसमें वर्ड्स लिखे थे वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन. क्लोज ए में भी लिखा था और क्लोज बी में भी लिखा था. इन वर्ड्स को डिलीट कर दिया है. आई रिपीट, वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन इन वर्ड्स को डिलीट कर दिया है बाय फाइनेंस एक्ट 2020 रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिवली विथ
इफेक्टिवली फ्रॉम 1 जुलाई 2017, जब से जीएसटी आया था। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, हमको समझाओ भी तो सही। हाँ बच्चों समझाता हूं मैं आपको। फ्रेंड्स, वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन, ये वर्ड डिलीट कर दिए। डिलीट क्यों किए? क्योंकि इनकी वजह से सप्लाई के स्कोप में एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही थी, कंफ्यूजन हो रहे थे मार्केट में, इसलिए इन वर्ड्स को डिलीट कर दिया। पर हां, इन वर्ड्स को डिलीट करने की वजह से कोई इंपैक्ट नहीं है, ये केवल एक क्लेरिफिकेटिव नेचर का अमेंडमेंट है। क्योंकि आपको पता है, हमने अभी भी बात करी, शेड्यूल 2 में जितने भी ट्रांजेक्शंस कवर है वो सब अगर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग अगर सप्लाई है तो ही शेड्यूल 2 में हम आएंगे। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग अगर कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई होता है और उसमें अगर डाउट है कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो उसके लिए हम आए शेड्यूल नंबर 2 में। पर शेड्यूल नंबर 2 कोई नया ट्रांजेक्शन नहीं डिफाइन करेगा कि ये भी सप्लाई है साहब। जो ऑलरेडी सप्लाई है सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग वही ट्रांजेक्शंस शेड्यूल 2 में आ सकते हैं। पर यहां पर वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन वर्ड्स की वजह से कंफ्यूजन हो रहा था। कुछ ट्रांजेक्शन जो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं थे वो भी इसमें कवर हो रहे थे, और यहां पे लिखा है कि वो शेड्यूल 2 में कवर है। पैरा 4 क्लोज ए और क्लोज बी में आगे लिखा है क्या, वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। क्लोज ए में तो सप्लाई ऑफ गुड्स, क्लोज बी में है तो सप्लाई ऑफ सर्विस। तो कुछ ट्रांजेक्शन जो सप्लाई के स्कोप में नहीं आ रहे थे इस पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 वो यहां कवर हो रहे थे, उसकी वजह से लोगों में कंफ्यूजन हो रहा था। इसलिए उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए यहां अमेंडमेंट कर दिया रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ये क्लेरिफिकेटिव नेचर का अमेंडमेंट है। मैं आपको समझाऊंगा अब कि क्या कंफ्यूजन था। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, यहां पर पैरा 4 क्लोज ए बोलता है क्या, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द असेट्स ऑफ द बिजनेस so as those assets do not form part of the assets of the business। और आगे लिखा था क्या, वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन, वो होगा सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस। वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन विल बी सप्लाई ऑफ गुड्स। अब दोस्तों डाउट क्या था इसके अंदर, अभी भी आपने शेड्यूल 1 पढ़ा, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी कहता है जो भी ट्रांजेक्शंस विदाउट कंसिडरेशन है वो सप्लाई होंगे, पर तभी सप्लाई होंगे अगर वो शेड्यूल 1 में कवर होंगे। तो बेटा देखो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, सप्लाई इंक्लूड्स, क्लोज ए बोलता है क्या, क्लोज मैं आपको पूरा इसलिए समझा रहा हूं कि आपको पूरी थीम समझना है बच्चों। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 बोलता है सप्लाई इंक्लूड्स, क्लोज ए बोलता है कोई भी ट्रांजेक्शन सप्लाई होगा अगर वो फॉर अ कंसिडरेशन है प्लस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। क्लोज बी बोलता है क्या, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। और क्लोज सी में लिखा है कि अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो भी सप्लाई होगा, पर अगर वो ट्रांजेक्शन शेड्यूल 1 में कवर है तो ही सप्लाई होगा। अब शेड्यूल 1 में हम गए, उसका पैरा 1 क्या बोलता है बेटा, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। मतलब अगर आपने किसी असेट को डिस्पोज ऑफ किया है वो सप्लाई होगा, ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन है, पर वो सप्लाई तभी होगा अगर उसके परचेज पे जो जीएसटी पे किया था उसका आपने आईटीसी लिया था तो। पर हम जब शेड्यूल 2 पैरा 4 क्लोज ए पढ़ते हैं तो यह क्या लिखा है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन। यहां पे ये वर्ड्स नहीं लिखे कि वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। अब मान लो किसी असेट पे आईटीसी नहीं लिया तो शेड्यूल 2 पैरा 4 क्लोज ए के अकॉर्डिंग तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया बेटा। पर पहली बात तो सप्लाई तो होना चाहिए, तो सप्लाई है या नहीं है, अगर वो विदाउट कंसिडरेशन है तो सप्लाई तभी होगा अगर शेड्यूल 1 में कवर है तो बेटा, हाँ है ना। अब शेड्यूल 1 में तभी कवर होगा जब उसके परचेज पे आपने आईटीसी लिया। तो यहां पर क्या था, सिंस यहां पे वो वर्ड्स नहीं लिखे थे कि वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, उसकी वजह से एम्बिग्यूटी हो रहा था कि जहां आईटीसी नहीं लिया और अगर असेट को परमानेंट ट्रांसफर कर दिया ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन तो भी क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, क्योंकि शेड्यूल 2 पैरा 4 क्लोज ए में कवर हो रहा है। तो झगड़े होने लगे थे इंडस्ट्री में, इसलिए डिपार्टमेंट ने क्या किया, फाइनेंस एक्ट 2020 के थ्रू रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया, और रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल करके बोल दिया कि वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन यहां से डिलीट कर दिया क्लोज ए और क्लोज बी से। अब अल्टीमेटली क्या रहा बेटा, अब ये रहा कि पैरा 4, पहली बात तो शेड्यूल 2 में वही ट्रांजेक्शंस आएंगे जो ऑलरेडी सप्लाई है एज पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1, भले वो क्लोज ए हो, बी हो या सी हो। और पैरा 4 क्लोज ए बोलता है क्या, वो देखो शेड्यूल 2 क्या ये क्यों आया, ये डिफाइन करने के लिए कि सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो बस शेड्यूल 2 पैरा 4
क्लोज ए ने बोल दिया क्या, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस अगर आपने किया है तो वो अगर सप्लाई है एज पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 तो सप्लाई होगा, पर वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। और अगर आपने टेम्पररी किसी बिजनेस के एसेट्स को किसी को यूज करने के लिए दिया, प्राइवेट यूज के लिए, या किसी और पर्सन को आपने अलाउ किया है फॉर यूजिंग दोज एसेट्स अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, तो ऐसे केस में सिंस वो टेम्पररी दिया आपने, परमानेंट नहीं दिया है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। अच्छा, वो सप्लाई है या नहीं है ये सेक्शन नंबर 7 से आप 7 सबसेक्शन 1 से डिफाइन करिएगा, पर अगर सप्लाई है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। अच्छा देखिए, विदाउट कंसिडरेशन वाले ट्रांजेक्शंस सप्लाई तभी होंगे जब वो क्लोज नंबर सी में कवर होंगे, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 के क्लोज नंबर सी में। अगर वो शेड्यूल 3 में कवर है तो बेटा, सॉरी शेड्यूल 1 में कवर, तो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी बोलता है शेड्यूल 1 में जो ट्रांजेक्शन कवर है वो ही ट्रांजेक्शन सप्लाई होंगे अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो अगर विदाउट कंसिडरेशन वाले ट्रांजेक्शन शेड्यूल 1 में कवर होते हैं तो सप्लाई होंगे, और सप्लाई है तो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है वो शेड्यूल 2 ने डिफाइन कर दिया, और बोल दिया पैरा 4 ने क्या, बिजनेस के एसेट्स को परमानेंट ट्रांसफर कर दिया तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, और बिजनेस के एसेट्स को आपने टेम्पररी दिया किसी को यूज करने के लिए अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, या आपने खुद ने प्राइवेट यूज के लिए यूज कर लिया तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। क्लियर? और वो सप्लाई है या नहीं है वो आपको साहब सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 से डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहां पे वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन वर्ड्स को डिलीट किया, उससे इंपैक्ट कुछ नहीं आया, बस मार्केट में जो एम्बिग्यूटी थी उसको क्लियरिफाई कर दिया। ये क्लियरिफिकेटिव नेचर का अमेंडमेंट है, कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं बेटा। क्लियर? भारत माता की जय, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। माहौल क्लोज नंबर सी, सॉरी पैरा 4 क्लोज सी, इधर ध्यान। चल क्या रहा है सर? सप्लाई में क्या चल रहा है? सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 1 में क्या चल रहा है? शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 में पैरा नंबर 4 रिगार्डिंग बिजनेस एसेट्स। फर्स्ट हमने पढ़ा परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस। सेकंड पढ़ा हमने क्या, टेम्पररी ट्रांसफर किया है, परमिटिंग द यूज ऑफ द एसेट किया है अदर देन फॉर बिजनेस पर्पस। क्लियर? सप्लाई ऑफ सर्विस। थर्ड, व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, मतलब कोई पर्सन पहले जीएसटी में रजिस्टर्ड था, ध्यान से सुनना, कोई पर्सन पहले जीएसटी में रजिस्टर्ड था, अब उसने अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दिया या उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल डिपार्टमेंट ने कर दिया या उसने करा दिया, अल्टीमेटली वो टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा। दैट पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। यस सर, व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, तो जितने भी एसेट्स ऑफ द गुड्स, एसेट्स ऑफ द बिजनेस दिख रहे हैं आपको, ये सब मान लेंगे उसने खुद ने खुद को ही सप्लाई कर दिया। ये सब क्या मान लेंगे सर? उसने खुद ने खुद को ही सप्लाई कर दी, और क्या लग जाएगा? जीएसटी। मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना तो पहले इन सब का जीएसटी पे करो, फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराओ। लॉजिक क्या है इसके पीछे का? भाई साहब, जब आपने सारा एसेट लिए, सारा क्रेडिट ले लिया उसी दिन आपने, और फिर 4 दिन बाद बोलते हो क्या रजिस्ट्रेशन क्या कर दो, कैंसिल। वाह भाई, मजे ले लिया आपने क्रेडिट के तो पूरे। क्लियर? दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने इसको शेड्यूल 2 पैरा 4 क्लोज सी में डाल के बोल दिया क्या, यहाँ पे आपको सप्लाई मान लेंगे, सप्लाई इस ट्रांजेक्शन को। और व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, तो जितने भी एसेट्स उसके बिजनेस के हैं ये सब क्या मान लेंगे? सप्लाई हो गए, उसने खुद ने खुद का सप्लाई कर दिया मान लेंगे, और उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्लियर? पक्का बच्चों? 100% डन। पर जिन एसेट्स पे उसने आईटीसी लिया होगा ना सर, उन्हीं में उसको सप्लाई मानेंगे। क्यों? क्योंकि सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर सी शेड्यूल 1 फर्स्ट ट्रांजेक्शन कवर होगा ये, और परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द एसेट हो गया एक तरह से ये, और वहां पे आईटीसी लिया तो ही सप्लाई होता ना बेटा यार। ये तो ये यहां नहीं लिखा, पर इंटरप्रिटेशन में निकलेगा सर इसका। क्लियर? आई रिपीट द पॉइंट, व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, तो जितने भी एसेट्स ऑफ द बिजनेस है क्या मान लेंगे सर? उसने खुद ने खुद को सप्लाई कर दिए, सप्लाई हो जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स होगा सर ये, और जीएसटी लग जाएगा उसमें सर। क्लियर? पक्का? डन सर। पर इसके 2 एक्सेप्शन है बेटा। क्या? फर्स्ट, अगर मैंने अपना बिजनेस किसी और को ट्रांसफर कर दिया एज ए गोइंग कंसर्न, या फिर मेरे लीगल हायर, सेकंड एक्सेप्शन, मेरे लीगल हायर उस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं एज ए गोइंग कंसर्न, तो यार हुआ क्या उसमें? क्या रजिस्ट्रेशन मेरा नाम हटके किसी और का लग गया सर? आप बात समझना, बाहर नाम जो बोर्ड था वो हटके किसी और का लग गया सर। क्लियर? गवर्नमेंट को लॉस हुआ क्या इसमें सर? कुछ लॉस नहीं हुआ सर, इसलिए उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। क्लियर? आई रिपीट, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके बिजनेस वगैरह बंद कर दिया, या बिजनेस चालू है पर रजिस्ट्रेशन नहीं है मेरा,
तो सप्लाई मान लिया, पर मेरा नाम हटके जैसे पेन नंबर चेंज हो गया ना बेटा यार, आज मान लो मेरे लीगल हायर बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, आई एम एन इंडिविजुअल, तो पेन नंबर मेरा चेंज हो गया, उनका आएगा सर, उनको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो दे कंटिन्यू द बिजनेस, गवर्नमेंट को लॉस नहीं है सर, क्लियर, दे विल पे द जीएसटी, कोई दिक्कत नहीं सर, तो इस तरीके में सप्लाई नहीं होगा, क्लियर। बट वेन अ पर्सन सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन, तो सारे एसेट्स ऑफ द बिजनेस क्या मान लेंगे, सप्लाई हो गए हैं, एक्सेप्ट दो एक्सेप्शन, फर्स्ट मैंने किसी को बिजनेस ट्रांसफर कर दिया है, क्लियर, वेयर ही इज कंटिन्यूइंग द बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न, या फिर मेरे लीगल हायर उस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे एज अ गोइंग कंसर्न, तो वो सप्लाई नहीं है, क्लियर, डन। ये पैरा नंबर 4 खत्म होता है अब, क्लियर। एक बार पैरा नंबर 5 शुरू करने से पहले पैरा नंबर 1 2 3 4 वापस बोल दूं, पूरा वापस बोल देता हूं मैं आपके लिए सर, वरना क्या होता है मल्टीपल पॉइंट आता है ना सर, तो ऐसा लगता है बस चल रहा है, खत्म हो रहा है पॉइंट, ठीक है। आपको जब भी ऐसा फील आता है पढ़ते वक्त, तो एक बार जो पॉइंट आपको लग रहा है चल रहा है, खत्म हो रहा है, पता नहीं मेरे को याद है या नहीं, तो उनको वापस देख लो एक बार, और क्या है, 2 मिनट लगेंगे सर। सुनना, शेड्यूल 2 पैरा 1 इज रिगार्डिंग गुड्स, उसके 3 पॉइंट, फर्स्ट है ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन एनी गुड्स, क्या है, तो सबकी आवाज नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा सर, क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स, पक्का। सेकंड सर, परमिटिंग राइट इन यूज दिया है या अनडिवाइडेड शेयर्स दिए विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द गुड्स, बताओ क्या है, सर्विस। थर्ड सर, मैंने कोई गुड्स आपको इंस्टॉलमेंट बेसिस पे पेमेंट के लिए अलाउ किया है, और यू आर मेकिंग मी द पेमेंट ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, जहां पे ओनरशिप शेल ट्रांसफर ऑन अ फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट, बताओ क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स। सेकंड पैरा, मैंने कोई लैंड लीज पे दिया है, लाइसेंस पे दिया है, रेंट पे दिया है, ईजमेंट राइट दिया, बताओ क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। मैंने कोई बिल्डिंग या उसका कोई पार्ट आपको लीज पे दिया, रेंट पे दिया, लाइसेंस पे दिया है, ईजमेंट राइट दिया, टेनेंसी राइट दिया, बताओ क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस, क्लियर। सर पैरा नंबर 3 सर, ट्रीटमेंट ऑन सम अदर पर्सन गुड्स, बताओ क्या है, कोई आपने प्रोसेस किया है, जॉब वर्क किया है, सप्लाई ऑफ सर्विस। पैरा नंबर 4 रिगार्डिंग बिजनेस असेट्स, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस ऑन द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन हु इज कैरिंग ऑन द बिजनेस वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन, क्या है, गुड्स। सेकंड, अलाउिंग और परमिटिंग द यूज ऑफ द बिजनेस असेट्स फॉर एनी पर्पस अदर देन बिजनेस टू एनी पर्सन, आपने बिजनेस के असेट्स को किसी पर्सन को अलाउ कर दिया टू यूज इट विदाउट अदर देन फॉर बिजनेस पर्पस, बताओ क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस, क्लियर, वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन। एंड लास्ट, व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, क्या है, सारे एसेट क्या मान लेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स, एक्सेप्ट अगर मेरा बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है बाय माय लीगल हायर्स, या फिर किसी और पर्सन को मैंने ट्रांसफर कर दिया बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न, तो ऐसे केस में सप्लाई नहीं होगा, क्लियर सर। आ रहा है सर, पैरा नंबर 5 आ रहा है ना बेटा, हाँ सर, पेन नंबर चेंज हो रहा है क्या सर, चेंज हो रहा है क्या, मैं समझ गया, मेरे को मैं आपका आंसर दे रहा हूं, पेन नंबर चेंज हो रहा है क्या सर, मेरे को पता है, तो होगा या नहीं होगा, खत्म आंसर, आ गया आपका आंसर। देखो पेन, देखो आपका पॉइंट है सिंपल सा कि सर पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, या कंपनी पार्टनरशिप में हो रही है, या इंडिविजुअल है, प्रोपर्टरशिप कंसर्न है, पार्टनरशिप में आ रही है, या वाइस वर्सा, पेन नंबर चेंज होगा क्या सर, इन द आइज ऑफ द लॉ रजिस्ट्रेशन नंबर नया लेना पड़ेगा सर, तो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस हो गया सर, ये सप्लाई की बात ही नहीं आएगी सर इसमें, क्योंकि एज ए गोइंग कंसर्न यू आर कंटिन्यूइंग, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है, यस ग्रेट। तो मैंने आपसे क्रॉस क्वेश्चन करके उसको सोल्व किया सर, ओके सर। अच्छा, मैं डायरेक्ट अगर आपको आंसर यस या नो में दूंगा ना सर, तो आप कभी सोल्व नहीं कर पाएंगे, मेरे को आपको फॉर्मूला देना जिससे मैं सोल्व करता हूं, तो आप उसको सोल्व कर पाएंगे सर, क्लियर सर। पैरा नंबर 5, पैरा नंबर 5 में देयर आर 6 ट्रांजेक्शंस, कितना सर, जो सप्लाई ऑफ सर्विस होंगे, क्या होंगे मालिक, आवाज नहीं आ रही, क्या होंगे सर, ध्यान इधर होना चाहिए। फर्स्ट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या है सर, इज सप्लाई ऑफ सर्विस, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। अब रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर जरूरी नहीं कि मैंने प्रॉपर्टी के सारे राइट्स आपको दे दिए हो, भले उस प्रॉपर्टी का मैंने इफेक्टिव कंट्रोल और पोजीशन आपको ट्रांसफर किया है नहीं किया, रेंट लिया ना सर, सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्लियर। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्लियर। और रेंटिंग को डिफाइन करके उसमें मेन जो बात लिखी है वो लिखी है वेदर उसके अंदर आपने इफेक्टिव कंट्रोल और पोजीशन उस प्रॉपर्टी का दिया है या नहीं दिया, वो रेंटिंग कहलाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। अब इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, ये क्लासरूम हमने रेंट पे ले लिया,
मान लो ये क्लासरूम हमने रेंट पे ले लिया, जो लैंडलॉर्ड है, जो ओनर इन प्रॉपर्टी का, क्या अभी जो रनिंग क्लास उसमें आके बैठ जाएगा क्या? या रनिंग क्लास में आके बोलेगा क्लास खाली करो, ऐसा है क्या? कि अभी क्लास मत लो सर मेरी इच्छा है, ऐसा बोल सकता है क्या? नहीं, हमारी इच्छा होगी तब हम क्लास चलाएंगे, हमारी इच्छा होगी तब क्लास बंद करेंगे सर। इसमें ओनर का कोई रोल नहीं है। क्लियर? तो उसने हमको इस प्रॉपर्टी का इफेक्टिव कंट्रोल और पोजीशन दे दिया। तो भी रेंट पे है ना, सब खरीदा तो है नहीं हमने प्रॉपर्टी, सप्लाई सर्विस है। सेकंड, अगर इफेक्टिव कंट्रोल पोजीशन नहीं देता तो भी सप्लाई सर्विस होता है, रेंटिंग में कवर होता है। एग्जांपल, ये जो बिल्डिंग है, इसकी रूफ पे, छत पर आपको पता है एयरटेल का टावर लगा हुआ है, पता है? ओके, तो एयरटेल का टावर लगा, अब पता पड़ा? ओके सर, मैंने कहा ना आपको जो नहीं पता होता है वो मेरे को बताना बहुत इजी होता है। तो सर इस बिल्डिंग के ऊपर मान लो एयरटेल का टावर लगा हुआ है सर। अब मान लिया ना सर हमने, जबरदस्त माहौल। अब देखो, अब और जबरदस्त पढ़ाऊंगा मैं आपको सर। अब एयरटेल ने जब हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, अच्छा जिसकी मर्जी हो टावर लगा के जाए, ऐसा? बिल्डिंग हमारी है, क्लियर? हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट पे दिया होगा तो हमने उसको रेंट पे दिया सब। एयरटेल विल पे अस रेंट, क्लियर? पर एयरटेल ने ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई ना, हमारे बीच में ऐसी कोई कंडीशन कि आप छत पे नहीं जा सकते हो। टावर लगाया, छत पे जाना, जाओ, घूमो फिरो, टावर पर लटक जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। मतलब हमने उस एरिया का इफेक्टिव कंट्रोल और पोजीशन एयरटेल को नहीं दिया, पर फिर भी वी आर चार्जिंग रेंट। बताओ सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई सर्विस है या नहीं सर? रेंटिंग में कवर होता है, सप्लाई सर्विस है सर। क्लियर? डन, कोई खास बात नहीं, सिंपल सा पॉइंट था ये। ओके सर, पैरा नंबर 5 क्लॉज नंबर बी, दिल थाम के बैठना। दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट ऑफ द डे सर। माहौल जबरदस्त। बुक्स बंद करना सर, ध्यान पूरा इधर। ओके ओके, इधर शेड्यूल 2 पैरा 5, शेड्यूल 2 पैरा 5 क्लॉज नंबर बी, सप्लाई सर्विस पढ़ रहे हैं सर। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, complex, civil structure or a part thereof, comma, including a complex or building intended for sale to a buyer wholly or partly, except where the entire consideration is received after issuance of completion certificate by the competent authority or its first occupation, whichever is earlier. वाह, माहौल माहौल जबरदस्त। अब बस बस रुलाओगे क्या हुए सर? शुरू शुरू में अच्छा लगा सर, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और ओके, इसलिए बोला ना बेस्ट पॉइंट है सर। आप सुनो ध्यान से, टाइम लगेगा इसके अंदर। चलो एक काम करता हूं, एक शानदार चीज सिखाता हूं आपको मैं, मस्त वाला माहौल जबरदस्त। लोग तो ऐसे खुश हुए कि सर पढ़ाई नहीं, अब पढ़ाई नहीं कराएगा, कुछ और ही बात। अरे सर कुछ इंटरप्रिटेशन की बात सिखाता हूं मैं आपको कि लोग कैसे पढ़ते हैं। कोमा होता ना सर, कोमा, इसका भी मीनिंग होता है सर, और इसका मीनिंग चेंज भी होता है कई बार, थोड़ा सीखते हैं। ओके सर, चलो एक काम करते हैं, मैं बुक के अंदर आपको मार्क करता हूं, कुछ मार्किंग कराता हूं मैं, फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको और फिर उसको लिंक करूंगा। टाइम लगेगा मेरे को आराम से 15-20 मिनट, आधा घंटा लगेगा, विद इन टाइम कर लेंगे हम काम। पर सर बहुत सालों सर 38 पेज नंबर 38 शेड्यूल 2 देखो आप, 37 पे शुरू हो रहा है। शेड्यूल 2 पैरा नंबर 5 क्लॉज नंबर बी, पेज नंबर 38। ये जो लैंग्वेज है ये डायरेक्ट लैंग्वेज है सर, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, पढ़ना है इसको ध्यान से। पढ़े हम सर, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा आपको मिला होगा हेडिंग में सर। ओके, ध्यान से पढ़ना। अच्छा, मैं जब बोलूंगा ये मार्क करना है तो ही मार्क करना, अभी मार्किंग मत करना सर इसकी, ठीक है? पढ़ो, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ, कोमा है क्या वहां पे? फिर इंक्लूडिंग लिखा है क्या सर? वो कोमा जो है ना सर, इंक्लूडिंग से पहले वाला कोमा, उसको हाईलाइट करना है सर अपने को, और जिसपे हाईलाइटर नहीं है
वो कोमा को राउंड मार्क करके एक हाईलाइट कर देना उसको सर। अच्छा, ऐसा राउंड मार्क मत करना कि कोमा ही हट जाए बेटा, ठीक है। पता बड़ा पेन किन से तब गया, कोमा कहा गया है ही नहीं। ओके सर, अब एक काम करो। अच्छा, बहुत सारे लोग तो सोच रहे अच्छा इस पूरी लाइन में कोमा सारे मार्क करने गया, बहुत सारे लोग सब। ओके, वापस पढ़ेंगे हम। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ, कोमा, इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग intended for sale to a buyer wholly or partly, except where the entire consideration is received after issuance of completion certificate by the competent authority or its first occupation, whichever is earlier. ठीक है सर, अब ये मेरी गारंटी है 15 मिनट मुझे दो, 15 मिनट के बाद जिस तरह से मैंने लाइन बोली है उस तरह से आप बोलोगे सर, मैं याद नहीं कराऊंगा, ठीक है सर। ओके, अब कोमा से पहले जो लिखा ना सर, उसको लिखो पार्ट 1, और कोमा के बाद जो पूरा लास्ट तक है विच एवर इज अर्लियर, वो है पार्ट 2। मतलब इस सिंगल पॉइंट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। स्टार्ट जहां से हो रहा है वहां से लेके देयर ऑफ तक, कोमा से पहले, वो पार्ट 1 हो गया। इंक्लूडिंग से लेके लास्ट में विच एवर इज अर्लियर तक पार्ट 2 हो गया। बुक्स बंद, क्या नहीं सर? ओके सर, अभी इस पॉइंट को छोड़ दो, ठीक है, थोड़ी देर बात करते हैं दूसरी हम, फिर मैं इस पॉइंट को लिंक जहां करना है मैं कर दूंगा अपने हिसाब से। ओके सर, इधर ध्यान सर। यार एक चीज बताओ, एज पर ग्रामर which one is correct? One first sentence है, सेकंड? फर्स्ट। क्या एंड से पहले कोमा आता है? नहीं आता है। चलो सेम वे, यस सर, सेम वे इसमें भी हम बात करें तो फर्स्ट वन इज करेक्ट। इंक्लूडिंग से पहले कोमा नहीं आता। हम बोलते ना हमारा सिलेबस में बहुत सारे पॉइंट है यार, इंक्लूडिंग कस्टम, जीएसटी, ये वो सब कुछ, तो बीच में कोमा नहीं आता सर। ओके, तो एज पर ग्रामर बात करें तो सेंटेंस नंबर 1 इज करेक्ट इन बोथ द केस। ओके, बट वाइल रीडिंग द बायर एक्ट, बुक्स में ध्यान नहीं बेटा, है ना, ध्यान पूरा इधर, कुछ आउट ऑफ द वे जाके बात कर रहा हूं, सो दैट आपको इंटरप्रिटेशन समझ में आए कि कैसे हम लॉ का इंटरप्रेट करते हैं और किस डेप्थ तक आपको जाना है। While reading the Bayer Act, I found that at some place end इस तरह से लिखा है and at some place end इस तरह से लिखा है। In the same act, एक जगह end से पहले कोमा था और उसी एक्ट में दूसरी जगह पर end से पहले कोमा नहीं था। कुछ जगह मैंने देखा इंक्लूडिंग से पहले कोमा नहीं था इन द सेम एक्ट, किसी दूसरे सेंटेंस में इंक्लूडिंग से पहले कोमा था। व्हाट डज इट मीन? टाइपिंग एरर हो गया? व्हाट डज इट मीन सर? रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। एवरी सेंटेंस, every phrase, every word, every mark has got its own sense. It's not nonsense. ये रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन सर, दीज आर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। सुनो ध्यान से, आपने वो एक लॉ के अंदर चैप्टर देखा होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू, जो समझ में बहुत मुश्किल से आता है सर, वो समझ में आएगा अभी आपको। इधर ध्यान, इंटर में चला गया अभी सर, तो आप जब इंटर में थे तब था नहीं, आप फाइनल में आए तो अब इंटर में आ गया माहौल सर। ओके, जबरदस्त। तो सर इधर यार, कई बार इस तरह की चीजें जिंदगी के लिए मजाक भी होती है और कई सारी चीजें मजाक होने से बच जाता सर, तो ये अच्छा ही हुआ आपके लिए। इधर ध्यान। तो सर अगर सेम एक्ट में इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं, इट मींस दीज आर इंटेंशनली पुट इन। रूल्स ऑफ एडजम जनरलिस्ट क्या बोलता है
कि साहब यू कैन कंपेयर द वर्ड्स विच आर एम्प्लॉयड इन द सेम एक्ट एट डिफरेंट प्लेसेस, और वहां पे अगर मार्किंग का कोई डिफरेंस, इट मीन्स इट इज इंटेंशनली पुट इन, इट मीन्स इट इज इंटेंशनली पुट इन, इट हैज गॉट सम सेंस, इट्स नॉट नॉन सेंस। क्लियर? अब सेंस क्या है बात, अच्छा इतना तो समझ में आ गया कि सेंस तो कुछ तो है सर, अब कुछ क्या है वो बात कर रहे हैं सर। अगर एंड से पहले कोमा है या इंक्लूडिंग से पहले कोमा है, दोनों का सेम मीनिंग है सर, तो इट मीन्स बीच में यहां पे इन्होंने एक ब्रेक लगा दिया है। सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, फुल स्टॉप नहीं है, सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है, थीम कंटिन्यू हो रहा है, पर बीच में एक ब्रेक लग गया, और उस ब्रेक के लगने की वजह से यहां पे जो लिखा है वो यहां पे अप्लाई नहीं होगा। अगर यहां पे कोई कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन लगाई है, मैं इसके एग्जांपल देकर समझा दूंगा आपको, अभी जल्दी मत करो, आप सुनो ध्यान से, अनिकेत जल्दी मत कर सर। अगर सुनो ध्यान से, अगर यहां पे कोई कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन लगा दी है, क्या बोला सर, सॉरी, अगर कोमा के बाद एंड है, तो इसका मतलब ये है कि सेकंड पैरा में, सेकंड पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में अगर कोई कंडीशन लगाई है, अगर कोई कंडीशन यहां लगा दी है, तो कंडीशन पार्ट 1 पे अप्लाई नहीं होगी। मतलब सर यहां पे अगर कोई रेस्ट्रिक्शन है तो केवल इधर ही अप्लाई होगी, आगे अप्लाई नहीं होगी। पर अगर यही कोमा नहीं होता तो यहां पे अगर कोई रेस्ट्रिक्शन है तो वो दोनों जगह अप्लाई होगी, दोनों पॉइंट पे अप्लाई होगा। क्लियर? यहां पे सेम वे, इंक्लूडिंग सेम पॉइंट, यहां कोमा लग गया, इट मींस देयर इज सम सेपरेशन। सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है, थीम कंटिन्यू हो रहा है, प्रोविजन कंटिन्यू हो रहा है, पर बीच में एक ब्रेक आ गया, और उस ब्रेक की वजह से यहां पे अगर कुछ कंडीशन लगाई, कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई, तो रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन यहां पे अप्लाई नहीं होगी। और यही अगर कोमा नहीं होता तो यहां भी अप्लाई होता, यहां भी अप्लाई होता, जो भी रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन है वो। क्लियर? ये मैंने आपको समझाया है, इसका एग्जाम्पल मैं अभी नहीं दे पाऊंगा आपको, क्योंकि मेरे को पॉइंट पढ़ाना है, पॉइंट पढ़ाने के बाद समझ में आएगा कि क्या इसका मीनिंग था एग्जैक्टली। पर हाँ, आई होप थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया आपको सारी बात, कि कुछ तो है यार ऐसा कुछ। ठीक है सर, बात करते आगे हम। ओके, अभी इसका एग्जाम्पल देने के लिए मेरे को पहले पॉइंट समझाना है, इसलिए इसको दो पेंडिंग साइड में हटा दो, इसको हटाओ। अब अपन नॉर्मल जो पॉइंट पढ़ते वैसे पढ़ रहे हैं हम सर। ओके सर, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ। पहले ये बात करें, दो पार्ट थे ना सर, पार्ट 1 पार्ट 2। पहले पार्ट 1 सर, क्या नाम? यश। अरे मजा आ गया। तो सर मान लो मैंने आपके लिए कोई बिल्डिंग बनाई, यश टावर। सर यशवंत ने यश के लिए यश टावर बनाया है सर। हाँ यही बात है सर, जब ऐसी बिल्डिंग बनाई सर, आप उस बिल्डिंग में एंटर होंगे दिमाग खराब हो जाएगा आपका सर, मतलब जबरदस्त, आपको लगेगा ये कहाँ आ गए हम, ऐसा मतलब आपको, मतलब क्या बताऊं मैं, वो छोड़ अभी। अब पॉइंट ये है सर, पॉइंट ये सर कि यश टावर मैंने बनाया है, किसके लिए बनाया? यश के लिए। किसने बनाया है? मंगल ने। सर मंगल ने यश के लिए टावर बनाया, यश टावर। बताओ ये सप्लाई सर्विस है या नहीं है? मैंने इसलिए बिल्डिंग बनाई सर, बिल्डिंग बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाया, सिविल स्ट्रक्चर बनाया, या उसको कोई पार्ट बनाया, बताओ क्या है ये? सर्विस है या नहीं? कोई डाउट इसमें सर? कोई डाउट नहीं। पार्ट 1 खत्म, पार्ट 2 जल्दी मत करना। चलो यार एक चीज और बताओ, मान लो मैंने अपने लिए एक बिल्डिंग बनाई, मंगल टावर। मान लो मैंने अपने लिए एक बिल्डिंग बनाई, नाम क्या है सर? बताओ। सप्लाई ऑफ सर्विस है क्या? आवाज नहीं आ रही। सप्लाई ऑफ सर्विस है क्या? मैंने खुद के लिए बिल्डिंग बनाई, बताओ सप्लाई ऑफ सर्विस है क्या? मैंने आपके लिए बनाई तो भाई मैंने आपको पढ़ाया सप्लाई ऑफ सर्विस है, मैंने खुद ने खुद को अमेंडमेंट पढ़ाया है, और भारी अमेंडमेंट, चलो 500 रुपए जीएसटी। अरे क्लियर, समझे मेरी बात? ओके, तो मैंने आपके लिए बिल्डिंग बनाई, सप्लाई ऑफ सर्विस, मैंने अपने लिए बिल्डिंग बनाई तो सप्लाई ऑफ सर्विस। पर सर मैंने अपने लिए जो बिल्डिंग बनाई मंगल टावर्स,
इसमें 100 फ्लोर है, 100 फ्लैट है। चलो अब 100 फ्लैट्स मैंने बनाया उस बिल्डिंग में। क्यों बनाया सर? बेचने के लिए बनाया। 100 फ्लैट मेरे क्या काम आएंगे? कृष्ण भगवान तो अपन है नहीं। अब मेरा पॉइंट आपसे ये है, अब बाद में समझना भी था, ध्यान दे सर। अपने एक बहुत है सर, पॉइंट ये है सर कि सर 100 फ्लैट जो मैंने बनाया बेचने के लिए बनाए होंगे सर। अब सर आप देखना कई बार, अच्छा मैंने फ्लैट का एग्जांपल लिया है, फ्लैट की जगह ऑफिसेज भी हो सकते हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है सर ये। ओके, जैसे ही बिल्डिंग बनना शुरू होता है या प्लान अप्रूव होता है, बुकिंग होना चालू हो जाता है, आपने देखा होगा सर। मान लो 100 फ्लैट्स में से 70 फ्लैट्स बुक हो गए बिल्डिंग कंप्लीट होने से पहले ही, और 30 फ्लैट्स बुक नहीं हुए सर बिफोर कंप्लीशन। क्लियर? ओके। अच्छा पहली बात तो ये कि मैं फ्लैट बुक करूंगा, मान लो मैं बिल्डर हूं सर, 100 फ्लैट मैंने बनाया, मंगल टावर है सर, और सपोज कर लो हर एक फ्लैट 1 करोड़ का है सर। ऐसा होता नहीं नॉर्मली, फ्लोर वाइज लोकेशन वाइज प्राइसेस चेंज होते हैं सर। 1 करोड़ ईच, 1 करोड़ ईच, 100 फ्लैट है सर, 70 फ्लैट बुक हो गए। अब 70 फ्लैट बुक कैसे होंगे सर? मुझे कुछ एडवांस दोगे तो बुक करूंगा ना यार मैं। अरे भाई आपका फोन आया सर फ्लैट बुक कर देना, अरे फोन पे तो हम क्लास की सीट बुक नहीं करते, फ्लैट तो बहुत दूर की बात है सर। अरे क्लियर? तो सर ऑब्वियसली बात है हमने कुछ एडवांस कंसिडरेशन लिया होगा सर उनसे। अरे हाँ है ना भाई। मान लो हमारा पॉलिसी है कि 1 करोड़ का फ्लैट है, अब 1 लाख रुपए हमको एडवांस दो। कितना दो सर? और फ्लैट बुक कराओ सर। आपने मुझे 1 लाख रुपए दिया, होता है ऐसा कई बार लाइफ में। वो 10:45 होने वाले ना सर। माहौल लोगों में खुशी की लहर फैल गई सर कि एहसास आपको भी है सर। ओके ग्रेट। तो सर पॉइंट ये कि 1 लाख रुपए ईच, रुपीज 1 लाख ईच रिसीव्ड एज कंसिडरेशन बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अच्छा जीएसटी पर्पज के लिए बिल्डिंग को कंप्लीट तभी मानेंगे जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। अच्छा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है ये बात करेंगे बाद में हम, ठीक है बात कर लेंगे बाद में, अभी मेन पॉइंट बात है। मतलब कुल मिला के बिल्डिंग बनने से पहले, बिल्डिंग कंप्लीट होने से पहले आपने 70 फ्लैट बुक हो गए मेरे फ्लैट में से, मेरी बिल्डिंग में से 1 लाख ईच दे दिया। और मैंने बात करी 99 लाख रुपए जब मैं आपको पोजीशन दूंगा, चाबी दूंगा, तब मुझे पैसा देना, अभी नहीं चाहिए पैसा मेरे को। ओके तो मैंने 1 लाख ईच आपको दे दिया। कितना दिया सर? आवाज नहीं आ रही हो? ओके रुपीज 1 लाख ईच रिसीव्ड एज कंसिडरेशन बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। क्लियर? मतलब 100 फ्लैट 70 फ्लैट बुक हो गए सर। और यहां पे लिख देता हूं नो कंसिडरेशन रिसीव्ड टिल ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कोई कंसिडरेशन में को रिसीव नहीं हुआ। अरे क्लियर है सर? ओके चलो अब मेरी बिल्डिंग में फ्लैट बुक हुए। एक फ्लैट मैंने बुक किया आलिया भट्ट के लिए, एक कैटरीना कैफ के लिए, एक जैकलिन के लिए। सर फ्लैट नंबर 420 बुक किया आलिया भट्ट के लिए, फ्लैट नंबर 840 कैटरीना कैफ के लिए, फ्लैट नंबर 1 जैकलिन के लिए। बिल्डिंग में आते ही मजा आ जाए सर। अब मान लो आपको फ्लैट बुक कराना है, समझना बात को ध्यान से सर। डिमांड आई फ्लैट की सर। सर आप बिल्डिंग देखना है, फ्लैट देखना है, मैं क्या बोलूंगा? देखो ये फ्लैट किस लिए बन रहा है? जैकलिन के लिए। जैकलिन के लिए वो वाला बन रहा है, ये तो आलिया भट्ट के लिए।
वो कैटरीना कैफ के लिए, ओके 420 840 फ्लैट नंबर 1, ओके या सर। तो आपने पकाया, मैंने भी पका दी बात बराबर। सर पॉइंट मेरा आपसे ये कि आप जब फ्लैट देखने आए, मैंने क्या बोला सर, ये फ्लैट बन रहा है किसके लिए, आलिया भट्ट के लिए, ये बन रहा है किसके लिए, जैकलिन के लिए, ये बन रहा है किसके लिए सर ओके वो क्या मैंने आपको उल्टा करके फिर दिखाई बिल्डिंग इसलिए, ओके अब सर ओके पकाया पकाया, ओके सर मतलब आप खुशी देखो इनके चेहरे पे बेटा, मेरी पोपड़ू इतना खुश हो रहा, हाँ मजा इससे समझ में आता है आपकी भावना है क्या सर। ओके तो पॉइंट ये, आप जब फ्लैट देखने आए तो मैंने क्या बोला, फ्लैट नंबर 420 किसके लिए बन रहा है, इट मींस फ्लैट 420 मैं बना रहा हूं, मंगल बना रहा है किसके लिए, तो आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू आलिया और नॉट, पॉइंट ये। आवाज नहीं आ रही हुई, इज इट सप्लाई ऑफ सर्विस और नॉट। पर सर कोई बिल्डर टैक्स पे नहीं कर रहा था, बिल्डर्स का आर्ग्यूमेंट क्या था वो समझना आप ध्यान से, थोड़ा लीगल वे में जाते हैं। आप जब भी फ्लैट बुक कराते हो या ऑफिस बुक कराते हो तो देखना सेल एग्रीमेंट होता है सर। जब बिल्डिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है, पूरा पेमेंट आप कर देते हो, वो पोजीशन जब आपको देगा तब रजिस्ट्री होती है, आपने सुना होगा, सेल डीड एग्जीक्यूट होता है सर। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं ना, रजिस्ट्री जिसकी होती है वो हो गया सेल डीड। सर आपने जब फ्लैट बुक कराया तो सेल एग्रीमेंट हुआ, जब मैंने फ्लैट बेच दिया आपको, बिल्डिंग बनने के बाद पेमेंट सारा आ गया, ओनरशिप दिया, तब सेल डीड एग्जीक्यूट हुआ। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, सेल एग्रीमेंट मैंने एग्री किया है, 2 मिनट, यू आर करेक्ट है ना, पर मैं अलग वे से पूछ रहा था, मैंने एग्री किया आलिया फ्लैट नंबर 420 तेरे को बेचूंगा, बेचा नहीं है आलिया, फ्लैट नंबर 420 तेरे को मैं सेल करूंगा, आई एग्री। जब बिल्डिंग बन जाएगी, सारा पेमेंट आ जाएगा, रजिस्ट्री होगी, तो मैं आलिया को फ्लैट बेचूंगा, सेल डीड, डीड मतलब एक्ट, कर्म, एक्शन। सर क्या मैंने अभी बेच दिया है क्या फ्लैट, फ्लैट नंबर 420 अंडर कंस्ट्रक्शन जब है तो क्या मैंने बेच दिया है क्या, सेल डीड कब एग्जीक्यूट करूंगा मैं, एग्जीक्यूट कब करूंगा सेल डीड, बिल्डिंग बनने के बाद, और जब तक मैंने नहीं बेचा तब तक ओनर कौन है फ्लैट नंबर 420 का, मंगल भाई फ्लैट नंबर 420 का ओनर कौन है, मैंने बुक कर दिया आलिया भट्ट के लिए, पर फिर भी मंगल ही मालिक है सर। फ्लैट बना कौन रहा है, किसके लिए बना रहा है, ऑन रिकॉर्ड लीगली किसका है वो फ्लैट, मंगल, तो बना भी किसके लिए रहा है, मंगल के लिए, आलिया ने बुक कराया है, और वो जब पेमेंट देगी तो मैं उसको बेचूंगा, हाँ है ना, तो मतलब बिल्डिंग कौन बना रहा है, मंगल, किसके लिए बना रहा है, मंगल के लिए बना रहा है, तो इट्स नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस एट ऑल, दिस वाज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द बिल्डर्स टिल 2010। 2010 तक नो बिल्डर वाज पेइंग सर्विस टैक्स यूजिंग दिस आर्ग्यूमेंट कि साहब मैंने तो एग्री किया है, बेचा थोड़े, और जब तक नहीं बेचा तब तक फ्लैट नंबर 420 का मालिक मैं, और मैं ही अपना फ्लैट बना रहा हूं, तो इट्स सेल्फ सर्विस, सेल्फ सर्विस इज नॉट चार्जेबल टू सर्विस टैक्स, हाँ है ना। और जब मैं उसको फ्लैट बेचूंगा तो वो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे सर्विस टैक्स नहीं था, और जीएसटी भी नहीं है, हम बात करेंगे बाद में भाई, वो तो सेल ऑफ प्रॉपर्टी हो गया ना यार, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर जीएसटी नहीं लगता। तो दिस इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द बिल्डर। 2010 में सर्विस टैक्स के लिए आर्ग्यूमेंट था बिल्डर का, जो लीगली टेनेबल था। पर आप मुझे बताओ, जब फ्लैट देखने आप आए तो फ्लैट नंबर 420 कौन बना रहा है, किसके लिए बना रहा है, बताओ, लॉजिकली सप्लाई ऑफ सर्विस है या नहीं सर, आवाज नहीं आ रही ओए, इसलिए बोला क्या 70 फ्लैट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विस, और झगड़ा नहीं हो इसलिए शेड्यूल 2 में इसको लिख दिया क्या, हाँ भाई हाँ, दिमाग खराब मत करना, ये सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। हाँ 30 फ्लैट्स जो बुक नहीं हुए, 30 फ्लैट्स जो बुक नहीं हुए, वो कौन बना रहा है, किसके लिए बना रहा है, मंगल के लिए। कोई बुक हुआ है सर, किसी के लिए बना रहा हूं मैं, नहीं, तो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है। और फ्लैट बनने के बाद जब बेचूंगा तो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी,
और सेल ऑफ इम्यूनल प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगता, ऐसा हम कल पढ़ेंगे, बात आएगा पॉइंट वाला, शेड्यूल 3 में आएगा एक्चुअली वाला पॉइंट। अरे क्लियर, समझे आप मेरी बात? मतलब कितने फ्लैट पे जीएसटी लगेगा सर? क्योंकि इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर, समझे मेरी बात बच्चों? आवाज नहीं आ रही हो? ओके, तो सर 1 लाख रुपए ईच रिसीव्ड एज अ कंसिडरेशन बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। क्लियर, तो इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। और ये नोट अ सर्विस। अरे क्लियर, पक्का? अच्छा, ये मैंने पूरा कवर नहीं किया अभी, और पूरा कवर करने में टाइम लगेगा, अभी टाइम है नहीं, जल्दबाजी, मुझे कुछ भी काम नहीं करना है, पढ़ाना नहीं है, ठीक है? तो रिमेनिंग पोर्शन हम कल पढ़ेंगे, पर ये टाइम आपको वो क्लिक करना है फोटो। एक बार इस स्लाइड को कॉपी कर लो सर आप। जहां शेड्यूल 2 मैंने बुक में दिया हुआ है आपको, ये पैरा आएगा, उससे पहले तक आपको पढ़ के आना है सर, सेम डे पढ़ना है। यू कैन यूज द रिवीजन लेक्चर टू रिवाइज ऑल दिस पॉइंट्स। ये हो गया कॉपी? ये कल किया था हमने कॉपी, ये कल हो गया था कॉपी। ये इफ यू वांट जस्ट फॉर योर रिकॉर्ड तो यू कैन, ये आपने बुक में लिखा था सर, ये कर लो अगर इन केस इफ यू वांट। कल मैं इसको कंक्लूड करूंगा, अभी मैंने इसको पूरा कंक्लूड नहीं किया, एग्जाम्पल पूरा करने के बाद करूंगा मैं, ठीक है? ये भी मेरा स्लाइड बाकी है, अभी यहाँ पे लिखने वाला हूं मैं, कल लिखूंगा मैं इस पे कुछ। तो आप अभी के लिए ये वाला पॉइंट मत पढ़ना घर पे जाके, ठीक है? ये वाला पॉइंट आपको घर पे नहीं पढ़ना अभी। ये शेड्यूल 2 पैरा 5 जो आएगा ना सर, उससे पहले वाला आपको पढ़ना है, सीक्वेंस में दिया, उससे पहले पढ़ा दिया मैंने आपको। ओके, सर्कुलर दिए, अच्छे से पढ़ना बेटा उसको। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड नाइट, गुड डे। गुड नाइट तो क्या है सर, वीडियो क्लास वाले देख रहे हो तो गुड नाइट भी हो सकती है उनके लिए। थैंक यू फॉर